देता हूँ पहले। तो आप दूसरा वाला सेक्शन जो है उसमें रेस्ट अगले 20 क्वेश्चन कर लीजिएगा अटेम्प्ट। ठीक है, सेकेंड वाले सेक्शन में अगले 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा। देन इसके अलावा मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे जो मैंने ग्रुप पे शेयर किया था। 3 क्वेश्चन मैंने अलग अलग, मैंने कहा था होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा, ग्रुप में शेयर करूंगा। सबने अटेम्प्ट कर लिया था? तो बेस्ट को नहीं दे दे। बस एक ही बच्चे ने रिप्लाई किया कि कर लिया। अर्चित ने किया, आर्यन प्रखर ने किया। सर मिले ही नहीं है क्वेश्चन बैच 2 को ग्रुप में। यस सर, हमारे ग्रुप पे नहीं आए। हाँ ठीक है मैं समझ गया। ठीक है, मैं उनको आज फॉरवर्ड कर दूंगा। और बेटा आप जिन्होंने किया है उसका सोल्यूशन, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मैं आज दोबारा से मैं शेयर कर दूंगा वो क्वेश्चन दूसरे वाले ग्रुप में भी। मुझे याद नहीं था कि 2 ग्रुप आपके अलग अलग है, मुझे लगा सिंगल। ठीक है, तो मैं उसको दोबारा से ग्रुप में शेयर कर दूंगा, दोबारा मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप उनको अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर प्रॉब्लम होगी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। बोर मॉडल के अंदर ही है, अलग से टॉपिक नहीं है, बोर मॉडल का ही पार्ट है स्पेक्ट्रम आपका। सर ये वर्क फंक्शन आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होता है क्या शेल की? सर चलिए जब एक किसी भी लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं, सपोज व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास कराते हैं, जब इसका प्रिज्म है, इससे हम व्हाइट लाइट जब पास कराते हैं तो हमें एक डिफरेंट कलर की एक स्ट्रिप मिलती है। ठीक है, जैसे यहाँ से एक कलर की ये मिले, दूसरी ये मिले, तीसरी ये मिले, चौथी ये मिले, तो अलग अलग कलर की स्ट्रिप मिलती है और सब कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो ये जो हमें स्ट्रिप मिली है अलग अलग कलर की, इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे ही आपका कलर बदलता है आपके लाइट की वेवलेंथ बदल जाती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखिए पहले, होता क्या है, तो इसके बाद इसको थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। It is a collection of radiation. It is a collection of
रेडिएशन of different wavelength. Of different wavelength. हेलो सर। ठीक है सर आपने हेलो सर, आपको हमारी आवाज आ रही है सर? रेनबो अगर गलती से कभी देखा होगा हेलो तो सर। वो भी कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ ही है। रेनबो भी आपका क्या है कि स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है। इसमें भी अलग अलग कलर के, ये वैसे कॉन्टिन्यूस, जैसे इसमें क्या होता है कि वॉलेट से शुरू होता है और बिना किसी डिस्क्रीट के, मतलब एक लगातार चलता रहता है वॉलेट से ब्लू, इंडिगो, ब्लू, यानी विप और लास्ट में रेड में डार्क रेड तक आके रुक जाता है। सर सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। हेलो सर, आपने अपना माइक भी ऑफ कर लिया है सर? नहीं, वॉइस आपकी सर। हेलो सर। हाँ जी सर। सर एक बार दोबारा से बता दीजिए। सर अभी ज्वाइन हुए हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी सर। तो वीडियो स्टॉप हो गई आपकी शायद से। हेलो सर, वीडियो स्टॉप हो गई है सर आपकी। चलिए, हाँ जी बेटा, अब आवाज आ रही है सबको? सर आपकी सर हमारी आवाज आ रही है आपको सर? हाँ जी, चलिए आ रही है, बोलिए। सर ये वापस रिपीट कर दीजिए सर। चलिए करता हूँ रिपीट, देखिए। सर बोर्ड के बाद यही आएगा? हाँ जी, नहीं बोर में ही चल रहा है बेटा, अभी बोर से हम लोग बाहर नहीं निकले हैं। ओके सर। हेलो सर। हाँ जी। सर आपकी वॉइस बहुत बहुत ज्यादा कम आ रही है सर। आवाज बहुत कम आ रही है? मतलब सर आपकी वॉइस का वॉल्यूम बहुत कम है। यस सर। चलिए बेटा, अभी आ रही है? सिर्फ सही हो गई। ठीक है। चलिए, स्पेक्ट्रम क्या होता है कि देखिए, जब हम कोई एक व्हाइट लाइट पास कराते हैं किसी प्रिज्म के थ्रू, तो हमें अलग अलग कलर के वेवलेंथ का एक स्ट्रिप मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग वेवलेंथ का कलेक्शन ही क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है। जैसे आपने जनरली सुना होगा मोबाइल्स के लिए कि 5G का स्पेक्ट्रम नीलाम हो रहा है या 4G का स्पेक्ट्रम नीलाम हो रहा है, तो सही वेवलेंथ की हमको रेंज देते हैं कि 35 टू लेकर के 150 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ का बिडिंग होनी है। तो ये हमारे लिए क्या है? एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मतलब द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ
उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, 35 to 150 का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, मतलब कोई भी बीच में ब्रेक नहीं होगा। हम अभी पढ़ेंगे हाइड्रोजन में डिस्क्रीट टाइप का, उसमें क्या होता है कि पहले हमें 85 वाला मिला, ठीक है, देन हमको 86 वाला मिला, देन 88 वाला मिला, ऐसे लेके मैक्सिमम कहाँ तक मिल सकता है, तो 150 नैनोमीटर तक। ये भी आपका क्या है, स्पेक्ट्रम है, बस ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो अलग अलग वेवलेंथ का कलेक्शन क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है। कलेक्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। सर हमने वो टॉप लेफ्ट साइड पे क्या बनाया था, वॉयलेट फिर था, नीचे क्या लिख रखा था, रेड लिख रखा था, वो क्या है प्लीज बता दीजिए। हाँ, उसका है रेनबो का कलर लिख रहा, मतलब रेनबो का लिख रखा है कि विब्ग्योर होता है ना, सबसे टॉप वायलेट से स्टार्ट होता है, लास्ट में रेड तक जाता है। तो जैसे जैसे हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं, लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है, एनर्जी कम होता है लेकिन लैम्डा बढ़ता है। ठीक है, सर ये मतलब सर ये बनाना जो आपने बनाया या फिर सिर्फ पॉइंट की फॉर्म में लिख लें? हाँ पॉइंट ये बना लो, बाकी वैल्यू हाँ तो अभी तो बना लिया। सर सबसे तेज वेवलेंथ किसकी होती है? रेड। चलिए अब हम टाइप्स की बात करते हैं। स्पेक्ट्रम बेसिकली आपका दो टाइप का होता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, और एक होता है आपका एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पहला हेडिंग लिखिए, एब्जॉर्प्शन। इसको समझिएगा ध्यान से, एब्जॉर्प्शन वाला क्या होता है। देखिए हमने क्या किया कि सपोज हमारे पास व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में ढेर सारे कलर होते हैं, ठीक, हमने इसको एक सॉल्यूशन से पास कराया। ये हमारा कोई भी जनरल आपका सॉल्यूशन था, डिपेंड करता आपको करवाना है। एक सॉल्यूशन से हमने इसको पास करवा व्हाइट लाइट को। ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या थी कि कुछ वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। ध्यान से समझिएगा, इसने क्या किया कि कुछ वेवलेंथ को हमारे एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक, एब्जॉर्ब करने के बाद जब व्हाइट लाइट इधर से निकली, इसको हमने जब प्रिज्म से पास कराया, ठीक है, इसको जब हमने प्रिज्म से पास कराया, तो इसमें कुछ लाइट, कुछ वेवलेंथ हमको मिसिंग मिली। ये हमारी प्लेट है जिसपे हमने स्पेक्ट्रम को नोटिस कर रहे हैं। यहाँ जब हमने स्पेक्ट्रम लिया, जो भी आया, इसमें से कुछ वेवलेंथ आपकी कौन सी थी, मिसिंग थी। सम वेवलेंथ आर मिसिंग। ठीक है, मिसिंग कौन सी वेवलेंथ थी आपकी, वो सारी वेवलेंथ जो इस सॉल्यूशन ने क्या किया था, एब्जॉर्ब कर लिया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक टाइप का सेलेक्टिव स्पेक्ट्रम अगर हमको चाहिए, जैसे मान लीजिए हमें
6-7 कलर चाहिए। वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू, GYOR, ये आपके रेनबो के कलर होते हैं, ठीक है, विव प्योर कहते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक, हम चाहते हैं कि लास्ट में जो हमको स्पेक्ट्रम मिले या जो कलर मिले उसमें ग्रीन नहीं आना चाहिए, ऑरेंज नहीं आना चाहिए, रेड नहीं आना चाहिए और ब्लू नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सॉल्यूशन लगाएंगे जो इस वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्ब कर ले। समझिएगा ध्यान से, हमने एब्जॉर्प्शन में क्या किया, हमें फाइनल स्पेक्ट्रम किसका चाहिए, सिर्फ वॉयलेट का, इंडिगो का और येलो का, मतलब हमें लास्ट में सिर्फ वही मिलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक सोल्यूशन लगाया, किसी भी टाइप का आपका केमिकल सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, जो ब्लू वाली, ग्रीन वाली, ऑरेंज वाली और रेड वाली, ये 4 अलग अलग टाइप की वेवलेंथ को जो एब्जॉर्ब कर ले। तो 4 वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब किया। अभी भी फाइनल सोल्यूशन आपको व्हाइट लाइट जो व्हाइट कलर की मिलेगी, लेकिन इसे प्रिज्म से पास करा के जब स्पेक्ट्रम लेंगे तो हमें सिर्फ 3 कलर मिलेगा, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो और येलो। बाकी जगह आपको ब्लैक स्ट्रिप मिलेगी। ठीक है, देखिए, क्योंकि स्ट्रिप मिलने का क्या मतलब है, मान लीजिए वॉयलेट का रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक था, ठीक है, फिर इंडिगो का रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक था, ये आपका बी वाला रेंज हो गया, आई वाला रेंज हो गया। अब ब्लू और ग्रीन वाला जो रेंज था, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, काले रंग का कलर मिलेगा, ब्लैक कलर मिलेगा। ठीक है, ब्लैक कलर मिलेगा, उसके बाद फिर आपको येलो कलर मिलेगा, देन आपको फिर अगेन ब्लैक कलर की पट्टी मिलेगी। तो और आपको सिर्फ ये 3 कलर मिलेंगे, वॉयलेट, इंडिगो और येलो पे। ठीक है, सर हाँ जी, सर सर अगर ये सॉल्यूशन रेड के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है तो सर फिर तो वो इंडिगो और वॉयलेट और येलो के भी को कर लेगा। नहीं बेटा, रेड की वेवलेंथ आप मैक्सिमम होती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैक्सिमम वाली एब्जॉर्ब कर लिया तो मिनिमम वाली सब कर लेगा। अभी मैंने आपको बताया कि लाइट की जो एनर्जी का फॉर्म होता है उसके एब्जॉर्प्शन की अलग अलग टेंडेंसी होती है। मैंने कोई ऐसा सॉल्यूशन मिक्सचर बनाया जो 4 टाइप की वेवलेंथ केवल एब्जॉर्ब कर सकती है, तो 4 ही एब्जॉर्ब करेगी। तो ऐसा मतलब कुछ कि 3 max- लाइट स्पेक्ट्रम में दिखेंगी और 4 लाइट ओके सर। एब्जॉर्ब हो जाएंगी। क्या बेटा, सर मतलब कि 3 लाइट स्पेक्ट्रम पे दिखेंगी और 4 लाइट एब्जॉर्ब हो जाएंगी। हाँ, वो ब्लैक कलर की स्ट्रिप दिखेगी। ओके सर। सर एमर्ज होने वाली लाइट को हम व्हाइट लाइट थोड़ी ना बोलेंगे, इसको जो एमर्ज होगी। नहीं, ये व्हाइट लाइट टाइप की, मतलब एग्जैक्टली व्हाइट लाइट हम नहीं कह सकते उसे। सर ये वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना मतलब वहाँ उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना। एनर्जी एब्जॉर्ब करना है, वेवलेंथ एब्जॉर्ब का मतलब यही है। सर स्पेसिफिक एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि जो पत्ता होता है वो ग्रीन कलर का क्यों दिखता है, ठीक है, या फिर कोई चीज है वो उसी कलर की क्यों दिखती है, तो उसका रीजन ये होता है कि वो उस कलर को एब्जॉर्ब करता है, बाकी उस कलर को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, आपके घर की अगर पेंटिंग पिंक कलर की दिख रही है, दैट मीन्स वो सिर्फ पिंक कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सारे कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो हर जनरल भी आपको सिंपल एग्जांपल देखने मिल जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। सर हाँ जी, सर फिर जो एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी वो रेडिएट नहीं करेगा सॉल्यूशन उनको? रिडीट करने का क्या मतलब? जैसे आपने बताया था ना कि जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो फिर वो मतलब हायर ऑर्बिट में जाता है, लेकिन है ना अनस्टेबल होके फिर वापस भी आ जाता है, तो फिर एमिट करता है रेडिएशन। हाँ बिल्कुल। तो उस सेंस में यहाँ पे है ना रेडिएशन एमिट नहीं होंगी नहीं बेटा, सॉल्यूशन से। एनर्जी आप देखो तो हर जरूरी नहीं है कि हर एनर्जी इलेक्ट्रॉन ही मिले, सब्सटेंस भी तो एनर्जी ले सकता है। तो सब्सटेंस तो एटम से ही बना होता है ना। हाँ, तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ ना कि जरूरी थोड़ी कि जो एनर्जी आपने दी वो हर इलेक्ट्रॉन को ही दी जाए, सब्सटेंस भी होता है, उसका भी टेम्परेचर बढ़ता है। सर सॉल्यूशन उस एनर्जी का करेगा क्या, तो उससे क्या इफेक्ट होगा? हीट अप हो जाएगा थोड़ा सा, और क्या करेगा। सर हीट अप होने का मतलब तो उसमें सर एटॉमिक लेवल पे वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए हैं। जिसको गर्म करोगे उसका सबका एटम नहीं टूटता है। सर मतलब यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उससे जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हायर स्टेट पे पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके सर।
सर यहाँ सर पे ये स्क्रीन किसकी बनी हुई है? क्या हुआ? स्क्रीन किसकी है ये सर बनी हुई, मतलब किस मटेरियल की है ये? जनरली फोटोग्राफिक प्लेट यूज करते हैं। सर हाँ जी। सर अगर ये और कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और सर और को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब जिस कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है उस कलर का सॉल्यूशन दिखेगा हमें? सोल्यूशन क्या दिखेगा आपको? सर जैसे वो विबग्योर इंडिगो एंड येलो को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब उनको कुछ नहीं कर रहा, तो सर उस कलर का वो दिखेगा सॉल्यूशन हमें? मिक्स कलर का दिखेगा। ये सर मतलब उन तीनों का मिक्सचर? हाँ, जो लाइट जितने दूरी से पास होगी, जैसे लाइट जिस डिस्टेंस से आपके पास होगी, उस कलर का सोल्यूशन आपको मिक्सचर में दिखेगा कहीं कहीं। ओके सर। और सर जो जिस कलर को वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा वो कलर भी दिखाई देगा? नहीं, वो कलर नहीं दिखाई देगा। तो जब आप स्पेक्ट्रम देखोगे, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि इसमें 4 एब्जॉर्ब कर गया, तो एक आपको वॉयलेट मिलेगा। जैसे 7 स्ट्रिप का टोटल बनेगी, लेकिन वॉयलेट जैसे मान लो इसमें कितने हो गए, 3 हो गए, 4 5 6 और 7 आपने टोटल दिखा दिए, तो आपको वॉयलेट वाला यहाँ मिल गया, आई वाला मिल गया, यहाँ पे ब्लैक मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ भी ब्लैक कलर मिलेगा, ग्रीन वाले पे भी, येलो आपको मिलेगा वाइट, और बाकी सब ब्लैक कलर का मिलेगा। हेलो सर, ये हम पे डिपेंड करते हैं ना कि हम कैसा सॉल्यूशन रखें, कि हमें कौन सा कलर छुपाना, मतलब कौन सा कलर सर स्क्रीन पे दिखाना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे। सर थोड़ा जरूरी है कि मतलब कि मतलब वॉयलेट इंडिगो येलो देखना जरूरी है, तो कभी मतलब कि हम अपने चाहते हुए मतलब हटा सकते हैं ना इसको मैंने सॉल्यूशन के। सिर्फ लिया था ऐसा कि ऐसा सोल्यूशन रखा है जो 4-5 टाइप की लाइट एब्जॉर्ब कर देता है। आपको मैंने ऐसा सोल्यूशन रखो जो सिर्फ एक ही करता हो। ओके सर, मतलब सर ये कैसे टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, इनका नाम क्या होता है, मतलब सॉल्यूशंस का? क्या हुआ रेड एंड? सर ये सॉल्यूशंस के नाम क्या होते हैं जो हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं? तो कोई केमिकल होता है मतलब कि हाईली रिएक्टिव, या फिर ऐसे ही कुछ? ऐसा ही किसी भी टाइप का अलग अलग सोल्यूशन तैयार होता है जिस कलर की लाइट को आपको एब्जॉर्ब करवाना है। ओके सर। सर हाँ जी। सर जैसे किसी का भी अगर हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकालना है किसी भी एलिमेंट का, तो उसे सॉल्यूशन फॉर्म में लेना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, मीन एब्जॉर्ब नहीं, यहाँ पे जो किसी सोल्यूशन के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकालना, हाँ, तब आपको सोल्यूशन फॉर्म में लेना पड़ेगा। लेकिन सर जो मेटल्स होते हैं जिनकी मतलब हाईयर टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, उनका फिर कैसे निकलेगा? क्या मेटल से क्या होते हैं? जैसे सर आयरन का निकाला, तो आयरन तो है ना सॉल्यूशन फॉर्म में कैसे आएगा फिर? बेटा, आयरन का फंडा अलग चलता है। मैंने आपसे सिंपल एक, आप मतलब जैसे आयरन का फॉर्म का अगर निकालना चाहो, ठीक है, तो जैसा उस सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, या फिर जैसे उसकी बॉडी बिहेव करेगी, अगर उसकी बॉडी उस एनर्जी के फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लेती, तो वो कलर आपको नहीं दिखेगा, जो रिफ्लेक्ट करेगी वो दिखेगा आपको। ये मैंने मल्टीपल आपको लाइट दी थी जिसमें मल्टीपल वेवलेंथ था, ठीक है। इसको किसी सोल्यूशन से पास किया, सोल्यूशन का कलर पता नहीं क्या दिखेगा, क्योंकि 3-4 कलर उसने एब्जॉर्ब किया, किसी भी कलर का दिख सकता है। मीन सर आयरन को सर हम किसी भी सोर्स से इरेडिएट करेंगे तो फिर वो कुछ एब्जॉर्ब करेगा, कुछ रेडिएट कर देगा? हाँ बिल्कुल, तो जो ओके रेडिएट सर। कलर आपको और, दिखेगा। और सर जैसे सॉल्यूशन में हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला फिनोमेना भी होता है, जिससे मतलब लाइट कुछ वेवलेंथ्स की हमारी है ना डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उससे तो कुछ वेवलेंथ्स यहाँ पे मिसिंग हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल। तो सर फिर उसको कैसे करेंगे क्लियर, मतलब उससे भी तो हमारा वो हो जाएगा ना, स्पेक्ट्रम थोड़ा गलत आ जाएगा। बेटा, हम अपनी केस में अभी आइडियल लेकर के चलते हैं। ओके सर। सर इसका मतलब जिस कलर की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उसमें उतनी कम होगी? हाँ बिल्कुल। वेवलेंथ, हाँ, वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, एनर्जी उतनी कम होगी। सर इधर एनर्जी से क्या मतलब है? जैसे एनर्जी कम होगी मतलब वो वेवलेंथ उस वो लाइट कम मतलब उस एनर्जी का मतलब क्या है इधर? देखिए, एनर्जी से ही आपका लाइट का कलर और लाइट डिफाइन होती है। मैंने आपको एनर्जी जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तब मैंने बनाया था रेडियो वेव क्या होती है, माइक्रोवेव क्या होती है, सब कुछ एनर्जी से ही डिफाइन होता है। लेकिन अगर वही आपका एनर्जी कलर रीजन में आ जाता है, ठीक है, अभी ये आगे आएगा, वैसे चिंता मत कीजिए, लाइन से हम पढ़ेंगे तो आपको कलर वाला रिलेशन मिल जाएगा। ओके सर।
चलिए दूसरा हम आते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक, इसकी डेफिनेशन लिखिए। लाइट फ्रॉम अ सोर्स, लाइट फ्रॉम अ सर एब्जॉर्प्शन वाले की डेफिनेशन क्या होगी सर? बेटा अभी खत्म नहीं हुआ, क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी सब कुछ चल ही रहा है। लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज इंसिडेंट ऑन ए prism and spectrum is observed. ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, जो भी सोर्स से लाइट आ रही है उसको हम डायरेक्ट प्रिज्म से पास करते हैं। सोर्स से लाइट आई है जिसको हमने प्रिज्म से पास कराया, जो भी हमें फोटोग्राफी प्लेट पे अलग अलग टाइप की आपको मिलेगी, तो सारा का सारा स्पेक्ट्रम क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, सर ये जो आपने फर्स्ट में जस्ट जब स्पेक्ट्रम स्टार्ट किया था सेम टू सेम वही बनाया है? हाँ बिल्कुल, जो स्टार्टिंग में बनाया था वही बनाया, एक एब्जॉर्प्शन था एक एमिशन। ठीक है, दोनों में एक पॉइंट का डिफरेंस है, वो मैं लिखवा दे रहा हूँ, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, नोट लिख लो फर्स्ट पॉइंट आपका। It appears as dark lines on colored background. इसकी बात हो रही है एब्जॉर्प्शन वाली। क्योंकि जो मिसिंग है वहां पे डार्क लाइन है। ठीक है, सेकंड की अगर बात करते हैं, सर क्या लिख रखा था, ब्लैक क्राउड क्या लिख रखा है? बैकग्राउंड लिखा हुआ है। अच्छा सॉरी, बैकग्राउंड लिखा हुआ है। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन में है। एमिशन में क्या लिखेगा, इट अपीयर्स एज colored line on dark background. ये होता है एमिशन। सर कलर्ड बैकग्राउंड का मतलब? समझाता हूँ, एक मिनट नोट कर लीजिए तो बता दूँ। देखिए, अपीयरेंस का मतलब ये नहीं है जैसे आपके पास एक फोटोग्राफिक प्लेट है, सिंपल ऐसे समझिए।
ठीक है, एक फोटोग्राफी प्लेट है, इस पे डिफरेंट कलर की आपकी स्ट्रिप आनी स्टार्ट हुई, ठीक है, एक कुछ स्ट्रिप आ रही है कॉन्टिन्यूअस वाली, उसमें बीच बीच में आपको ब्लैक कलर की लाइंस दिखेंगी, ठीक है। ये क्या लगता है हमें कि मैं अपीयर्स एज लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसा बैकग्राउंड की टाइप से ऐसा कुछ करते हैं, आपका बिल्कुल प्लेन रहेगा, ठीक है। प्लेन होने के बावजूद भी क्या आपका जो कलर आएगा इसके ऊपर में, तो देखने में ऐसा लगता है कि हमने बैकग्राउंड आपका कलर कर रखा है, ठीक। और जो लाइट आ रही है वो ब्लैक कलर के स्ट्रिप फॉर्म कर रही है। उसका रीजन क्या है कि हमने कुछ लाइट्स मिसिंग कर दी है, तो आपको पूरा का पूरा क्या दिखेगा, कलर्ड फॉर्म में दिखेगा, और जहां से मिसिंग होगी वो आपको ब्लैक कलर की दिखेगी, फिर पूरा कलर्ड दिखेगा, और जिस पॉइंट से मिसिंग होगी वो आपको ब्लैक कलर का दिखेगा, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कलर्ड बैकग्राउंड पे डार्क लाइंस आई हैं, जैसे मान लो कलर्ड बैकग्राउंड का मतलब ये हुआ कि हमने पीछे ग्रीन कलर की पट्टी तैयार कर दी है, और इसमें जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि एक लाइट थी, इसमें हमने सब कुछ एब्जॉर्ब करवा लिया, सिर्फ येलो वाला अलाउ किया, ठीक है। हमने क्या किया, सब कुछ एब्जॉर्ब करवा लिया, सिर्फ येलो वाला अलाउ किया है, तो आपके फोटोग्राफिक प्लेट पे सिर्फ क्या आएगा, कंप्लीट येलो कलर आएगा, उसके अलावा क्या आएगा, जो भी अलग कलर का होगा वो सब का सब ब्लैक कलर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपीयरेंस लगता है कि कलर्ड हमने बैकग्राउंड कर रखा है, देखने की बात बता रहा हूँ, और उस पे अलग अलग ब्लैक कलर की स्ट्रिप आ रही है, इसे हम कहते हैं डार्क लाइन्स ऑन कलर बैकग्राउंड, ठीक है। दूसरे की अगर बात करते हैं एमिशन वाले स्पेक्ट्रम में, तो देखिए इस टाइप से होता है कि जैसे ही आपकी ये स्ट्रिप आएगी, हर स्ट्रिप के बीच में एक काले कलर की ऐसा लाइन आती है, जो आपकी बाउंड्री लाइन होती है, जिसके बाद कलर बदलता है। तो जैसे ये स्ट्रिप रही, ठीक है, ये स्ट्रिप रही कलर की, इस कलर के बाद में एक पतली सी ब्लैक कलर की लाइन आती है, ठीक। मान लो ये वॉलेट वाली हो गई, ठीक, ये वॉलेट वाली हो गई, इसके बाद एक पतली सी लाइन रहेगी, इसके जस्ट पतली वैसी लाइन के बाद फिर इंडिगो आएगा, ठीक है। इसके फिर जस्ट पतली सी लाइन के बाद क्या आता है आपका, येलो आ जाएगा, ठीक है। आप कोई कहेगा सर रेनबो तो कॉन्टिन्यूअस होता है, तो जरूरी थोड़ी है रेनबो का ही कलर देख रहे हो हर बार, ठीक है। तो ये किस कलर का आपको आया, येलो कलर का, फिर एक पतली सी स्ट्रिप हमें और दिखेगी, उसके बाद क्या आ जाएगा, दूसरा कलर आ जाएगा, ठीक है। ये देखने में किस टाइप से लगता है कि हमने बैकग्राउंड सिंपल ही लिया था, लेकिन क्या दिखेगा कि एक पतली सी पट्टी है, फिर एक ब्लैक कलर की पतली सी पट्टी है, फिर एक ब्लैक कलर की पतली सी पट्टी है, और इस पे रंग कलर चलाया गया, ठीक है। मतलब कि सर ये रेनबो कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा, और नहीं बेटा, जरूरी थोड़ी है हर लाइट कंटिन्यूअस नहीं आती, हाइड्रोजन का ही एमिशन कंटिन्यूअस नहीं होता, अभी जिसको हम पढ़ेंगे वही नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वगैरह वाले इसी में आते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम में ही आते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्व करके ऊपर नीचे कूदेगा, ठीक है। और कलर बेटा सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं आता, ये ध्यान रखना, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ही कलर आता है, ऐसा कोई मतलब इलेक्ट्रॉन ही जंप करेगा या फिर नीचे आएगा तभी एनर्जी आएगी, बहुत सारे रीजन। चलिए नोट कर लिया, आगे चले। सर हमें वो रीजन स्टडी नहीं करने हैं। बेटा जैसे जैसे चैप्टर चलेगा वैसे वैसे पढ़ोगे, सभी के दिन थोड़ी पढ़ लोगे। ओके सर। सर एक बार ये सेकंड वाला और समझा दीजिए दोबारा। सेकेंड वाला देखिए, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम में किस टाइप का हमें दिखता है कि जैसे मान लीजिए ये पट्टी नहीं हमारी, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है। ये हमें कोई कलर आ गया है यहाँ पे, ये कलर आ गया, नीचे पतली नैरो सी लाइन आएगी ब्लैक कलर की, ठीक है। फिर हमारे पास एक कलर आ जाएगा, फिर एक पतली सी नैरो लाइन आएगी ब्लैक कलर की, फिर हमको एक कलर मिल जाएगा। तो बेटा ये देखने पे देखो इस टाइप से नहीं दिखेगा कि हमने जो बैकग्राउंड प्लेट लिया था वो ब्लैक कलर का लिया था, ठीक है,
और उसके ऊपर हमने कलर की अलग अलग कलर की पट्टी चिपकाई है। ये इस टाइप से लगेगा देखने ओके में। सर, ठीक आगे है, ये वही चीज मैं बता रहा हूँ। सर इसका नाम होता है फोटोग्राफिक प्लेट, और जो सर जो कलर स्प्रेड होता है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। हाँ, ओके। वेवलेंथ का कलेक्शन होता है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, और इसे कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। सर यहाँ पे पतली सी लाइन ही क्यों आ रही है, ब्रॉड लाइन क्यों नहीं आ रही? अभी आएगी बेटा, जैसे जैसे टॉपिक आगे चलेगा आप डाउट पूछ, अभी पता चलता जाएगा कि कब पतली आई, कब चौड़ी आई, कब अलग अलग किस टाइप की आती है। जैसे जैसे टॉपिक चलेगा वैसे वैसे देखते हैं। टाइप्स ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, हमें इसके बारे में पढ़ना है, पहले वाले के बारे में नहीं पढ़ना। एमिशन स्पेक्ट्रम के दो टाइप हैं, एक आपका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, और दूसरा आपका डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में लिखेगा true color cannot be separated और इसमें क्या है, डिसकंटिन्यूअस में कैन बी इजीली सेपरेटेड। ठीक है, टू कलर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड का मतलब ये है कि हम पर्टिकुलरली एक पिन पॉइंट करके हम नहीं बता सकते कि जस्ट किस पॉइंट से कलर चेंज हो रहा है, उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है कि हम पिन पॉइंट करके बता सकते हैं कि हाँ इस पॉइंट पे ये कलर बदल गया, इस पॉइंट पे ये कलर बदल गया, उसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस के भी दो टाइप है, एक है बैंड स्पेक्ट्रम और एक है लाइन स्पेक्ट्रम। इसका फर्स्ट वन आपका है बैंड स्पेक्ट्रम और दूसरा है आपका लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, बैंड स्पेक्ट्रम में क्या है, डिस्क्रीट बैंड्स, discrete bands with different colors are obtained। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, discrete lines of different colors is obtained। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, ये हमने एक स्क्रीन लगा रखी है, इस पे एक कलर का बैंड मिल गया। ठीक है, मान लीजिए वॉयलेट कलर वाला बैंड हो गया।
फिर उसके बाद सब कुछ ब्लैक ब्लैक सर यहाँ पे लास्ट में जो लिखा कलर लाइन हाँ। स्पेक्ट्रम में, जी सर, कलर लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, हाँ, डिफरेंट कलर इज ऑब्टेन्ड। ओके, फिर आपको एक ब्लैक कलर के बीच में जगह मिलेगी, फिर आपको एक फिर स्टेट मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए इसके बाद इंडिगो मिल गया, फिर आपको ब्लैक खाली जगह मिलेगी, फिर आपको क्या मिल गया, एक दूसरा कलर, मान लीजिए रेड कलर, ठीक है। इसे कहते हैं हम बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक, ये किस कौन फॉर्म करता है? दीज आर फॉर्म्ड बाय molecules। ठीक, लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें, ये इस टाइप का स्पेक्ट्रम है। ठीक, लाइन स्पेक्ट्रम कुछ इस टाइप से मिलता है, जैसे अगर आप मोबाइल की स्क्रीन पे कुछ हो जाए तो आप देखिएगा एक पत्ती पत्ती लाइन टाइप का कलर मिलता है, ठीक है। तो ऐसे लाइन टाइप्स के कलर आते हैं। मान लो ये रेड कलर की लाइन आ गई, इंडिगो कलर की लाइन आ गई, येलो कलर की लाइन आ गई, रेड कलर की लाइन आ गई, इसे हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। मान लीजिए इंडिगो कलर की एक लाइन आपको दिख गई, ठीक है, फिर ये आपको येलो कलर की दिख गई, ठीक है, देन आपको ये ऑरेंज कलर की मिल गई और ये आपको रेड कलर की मिल गई, ठीक है। इसमें लाइन का कलर होता है, जैसे मोबाइल की स्क्रीन पे कुछ आ जाए तो एक पतली सी लाइन बन जाती है, ठीक, वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। हमें इसके बारे में पढ़ना है, ये इसका एग्जांपल है। कोई भी आपका एटॉमिक होता है, जो भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एटम होगा या फिर एटॉमिक स्पीसीज होगा, दीज आर फॉर्म्ड बाय एटॉमिक स्पीसीज, ठीक है। और ये किसके साथ फॉर्म होता है, या फिर इसी को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। सर केवल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को ही तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलेंगे? हाँ जी बेटा, हाइड्रोजन की ही बात कर रहा हूँ, ओके सर। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को ही, या फिर जो हाइड्रोजन लाइक एटम होंगे उनको भी एच स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। सर सर जी, लाइन स्पेक्ट्रम में कहा कि लाइन दिखती है इंडिगो, येलो और उसकी अलग हाँ दूसरे रंग की, तो बाकी सर जो बाकी का जो एरिया है वो ब्लैक होता है। हाँ ठीक है सर। हेलो सर। हाँ जी, सो एटॉमिक के बाद क्या लिखा? फॉर्म बाय एटॉमिक। हाँ सर, वही मैं पूछ रहा हूँ। फॉर्म बाय एटॉमिक स्पीसीज, अच्छा, फॉर्म बाय एटॉमिक स्पीसीज, ये लिखा हुआ है। आगे सर, आगे। सर जो पुरानी टीवी में जो वो आती है एक स्पेक्ट्रम से मतलब कलर फॉर्म आते हैं सर, वो भी तो ये स्पेक्ट्रम ही होता है। इसमें टीवी में जो आता है सर, जो पुरानी टीवी होती है जो, हाँ कुछ वो ऐसा, थोड़ा सा वो ब्लैक एंड व्हाइट जो टीवी आती थी। नहीं ब्लैक एंड व्हाइट नहीं सर, जैसे कलर वाली कोई एक स्क्रीन आती है पहले पहले। हाँ सर। कैथोड रे ट्यूब के साथ आती थी, उसमें उसका फंक्शन थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन होता है इसी टाइप से ही। अब मैंने भी इलेक्ट्रॉन का सोर्स लगाते हैं। चलिए, नोट कर लिया।
चलिए, अपने काम का अब क्या है इसमें पढ़ने के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहली बात आएगा कैसा, इसका स्पेक्ट्रम कैसा आएगा, लाइन बाय लाइन आएगा, मतलब लाइन स्पेक्ट्रम आता है। ठीक है, आता क्यों है लाइन, वो समझिएगा। हमारे एनर्जी लेवल अलग अलग होते हैं, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 4। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में। हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या होती है, 13.6 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन माइनस 13.6 सेकंड में माइनस 3.4 4 3.4 माइनस 3.4 उसके बाद माइनस 1.5 1.51 उसके बाद माइनस 0.85 ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक जंप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ट्वेल्व 74 है सर, 7.75 माइनस 13.6 सॉरी 0.85 और 13.60, 5 2 से 8 के साथ 12.75। ठीक है, मान लीजिए हमने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी 12.75 इलेक्ट्रॉन को, एक कूद के यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से भेजा तो हमने ये कि हमने 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक इसको एनर्जी का पैकेट दिया, ये सीधा n इक्वल टू 1 से कहाँ पहुंच गया, n इक्वल टू 4 में। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अब ये हायर स्टेट में पहुंच गया है, जब इसको नीचे आना होगा अब इसकी ये अपनी मर्जी से आएगा। फिर हमने एनर्जी दी, वो n इक्वल टू 4 में पहुंचने के लिए जितना हमने फोटोन का पैकेट दिया, तो पैकेट देने पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेगा। अगर हमने इसके बराबर का पैकेट दिया था बीच वाला, तो यहीं तक रहता। हमने 12.75 दिया, यानी वो n इक्वल टू 1 से सीधा कहाँ जंप करके गया, n इक्वल टू 4 में गया। ठीक है, अब देखिएगा इसका आने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है ये यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे आए, देन इस पॉइंट से यहाँ पे। तो अगर यहाँ से यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कुछ एनर्जी इमिट होगी। ठीक है, मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रही, λ1, वेवलेंथ क्या रही, λ1। अब यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो तब वेवलेंथ क्या होगा, λ2। ठीक, मान लीजिए यहाँ से यहाँ जंप किया, फिर यहाँ से यहाँ आया, इसमें कितनी एनर्जी निकलेगी, λ3, और इसमें क्या निकलेगा, λ4, क्योंकि एनर्जी लेवल अलग अलग है। ठीक है, एक और मेथड क्या हो सकता है, ये सीधा यहाँ से यहाँ जंप कर जाए, यहाँ से क्या निकला, λ5। दैट मीन्स हर जंप में अलग अलग टाइप की आपको एनर्जी मिलेगी। अब वो कितनी एनर्जी मिल सकती है वो भी नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करेंगे। तो जब नंबर ऑफ लाइंस की बात होगी, इसका मतलब ये होगा कि कितने टाइप की एनर्जी वो एमिट कर सकता है। ठीक है, जब अलग अलग लाइंस की बात होगी, इसका मतलब ये होता है कि वो कितने टाइप की एनर्जी एमिट कर सकता है। ठीक है, चलिए बेटा ये पॉइंट समझ में आया आपको। एक बार रिपीट कर देना सर, नेटवर्क इशू हो रहा है, ये नीचे आने का प्रोसेस। यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद फिर वो नीचे आएगा। ऊपर तो हमने 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, यहां से जंप करके ये इस पॉइंट पे पहुंच गया। एक मिनट रुकिएगा।
हमने एक इसका अमाउंट ऑफ एनर्जी दी कितनी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए। ठीक है, हमने इसको 4 मंजिला छत पे पहुंचा दिया। अब इसको ये आएगा यहाँ से कैसे, वो अपनी मर्जी से। हमने एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दिया, यहाँ से चल करके यहाँ पहुंच गया। अब ये अपनी मर्जी से आएगा। अपनी मर्जी से क्या क्या पॉसिबिलिटी है नीचे आने की, तो n इक्वल टू 4 में था। ठीक है, n इक्वल टू 4 में 3 2 एंड 1। ठीक है, गया तो 1 स्टेट में था, लेकिन आने का कैसे आ सकता है, या तो ये सीधा डायरेक्ट जंप कर जाए ग्राउंड स्टेट में, यहाँ से कुछ एनर्जी एमिट होगी। मान लो इसे मैंने E1 नाम दिया। E1 के लिए वेवलेंथ क्या रहा होगा, λ1। पहले फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया। इसमें एनर्जी एमिट हुई E2 और इसमें एनर्जी एमिट हुई E3। इसको मैंने नाम दे दिया λ2 का और इसको मैंने नाम दे दिया λ3। फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर इस पॉइंट से यहाँ आया। यहाँ से एनर्जी क्या एमिट होगी, E4। यहाँ से क्या हुई होगी, E5। ठीक है, यहाँ से क्या रहा होगा λ4 और इस पॉइंट से कितना रहा होगा λ5। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के हमें क्या हो रही है कि हर जंप के साथ अलग अलग टाइप्स की हमको लाइन मिल रही है। ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, नीचे चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। ठीक है, ये अलग अलग लाइन मिलने का मतलब क्या है, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं कि हमें एक पर्टिकुलर लैम्डा के लिए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो ये आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे दिखेंगी, एक लाइन यहाँ दिखेगी, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, चौथी यहाँ पर, पांचवी यहाँ पर। हमने अभी कितनी दिखाई है, 5 दिखाई है। ठीक है, अभी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे कि कितनी पॉसिबल हो सकती है। तो टोटल 6 पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो जब भी आपसे लाइंस की बात कहेगा बेटा क्वेश्चन में, इसका मतलब आपसे वो यही पूछना चाह रहा है कि कितने टाइप की एनर्जी आपके इस जंप में एमिट होगी। ठीक है, समझ में आया लाइंस का मतलब क्या है। सर यहाँ पे 5 लाइंस क्यों दिखेंगी, इलेक्ट्रॉन तो एक ही तरह से आएगा ना। एक ही तरीके से आएगा। अभी मैं समझा रहा हूँ कि 5 अलग अलग टाइप की कैसे दिखेगी। अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तब क्या होगा, और अगर एटम की बात आएगी तब क्या होगा, वो अभी हम समझेंगे। ठीक है, दोनों चीजें अभी हाँ जी। सर ऐसे भी जा सकता है 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 3 बार। नहीं तो वो 3 नहीं होगा, फिर आपको एक ही टाइप की लाइट मिलेगी। देखिए 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1। तो ये वाला तो हमने यहाँ कवर कर लिया ना, और ये वाला जब हमने यहाँ कवर कर लिया, ये वाला बचा है, तो आपकी 6 लाइन होगी। और तो स्क्रीन क्लियर नहीं है सर, कवर कर लिया है ना। तो स्क्रीन क्लियर यस नहीं सर, है। क्लियर नहीं। तो ये वाली लैम्डा आपके किसी पॉइंट में पहले से आ चुका है, तो सिर्फ ये वाला लैम्डा डिफरेंट है, आपको डिफरेंट मिल जाएगा। सर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते समय स्टेप वाइज क्यों नहीं जा सकता। यस सर, सर वो सीधा जैसे N4 पे N3 पे जाए, फिर N4 पे भी तो जा सकता है। चलिए अब आगे समझते हैं। सर हाँ जी, सर कोई भी इलेक्ट्रॉन सीधा N4 पे सर पहले वो N2 फिर N3 फिर N4 ऐसे नहीं जा सकता। जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। मतलब N4 से N3, N3 से N2, N2 से N1 जा सकता है। सर नो सर, N1 से N4, N2, N2 से N3 ऐसे नहीं, वो अपनी मर्जी से नहीं जाएगा। यहाँ से 1 से 4 पहुंचाना हुआ तो आप जैसे जैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। आप n इक्वल टू 1 में एनर्जी कितनी होती है, -13.6। n इक्वल टू 2 में कितनी होती है, -3.4। 3.4। सब्ट्रैक्ट करो कितना आता है, 10.2। जब आप उस इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दोगे तभी वो यहाँ से यहाँ जंप करेगा। ओके सर। ऐसा नहीं है कि 12.75 आपने दिया तो पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पहुंचेगा। इस टाइप से नहीं होगा। जाने में वो सीधा ही जाएगा जहां आपको भेजना है। आप एनर्जी का एक पैकेट दो, वो पैकेट टोटल एब्जॉर्ब करेगा, जितने अमाउंट का पैकेट उसका रहेगा उतने उस ऑर्बिट में वो पहुंच जाएगा जंप करके। सर एक डाउट और था कि सर अगर हमने 11.2 दी तो ना वो N3 में जाएगा ना N2 में जाएगा ऐसे तो।
ठीक है, फिर क्या सर, वॉइस नहीं आई। कहीं पर भी नहीं जाएगा बेटा। ओके सर एक डाउट और था बोलो। सर, जैसे कि हर बार जब भी ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो हमेशा विजिबल रेडिएशंस की फॉर्म में करेगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। अभी हम देखते हैं विजिबल वाला, अभी रीजन अलग डिफाइन करते हैं, अभी आएगा आपके कि विजिबल कब होगा और यूवी और इंफ्रारेड कब होंगे, अभी देखते हैं। सर अगर किसी एनर्जी लेवल के बराबर एनर्जी नहीं देते हैं तो उस एनर्जी का क्या होगा अगर वो एक्साइट नहीं होगा तो? कुछ नहीं होगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब अगर कर भी लेता है तो मेटल को पिघलाने के या फिर जो एलिमेंट है उसको पिघलाने का काम आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं होना। इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ नहीं होगा, ओके वो चुपचाप ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा। सर जैसे हमने सर हाँ बोलो बोलो। सर जैसे हमें फर्स्ट से सेकंड में जाने में 10.2 चाहिए होती है, हमने उसको एनर्जी दे दी 11, तो वो फर्स्ट से सेकंड में भी नहीं जाएगा, वो नहीं, कहीं नहीं जाएगा फिर। वो चला जाना चाहिए, उतनी तो मिल गई ना उसको वैसे। बाकी एनर्जी का क्या करेगा, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाता है वो। जितनी एनर्जी का पैकेट रिक्वायरमेंट है उतने ही आप उसे एनर्जी दोगे तभी जम करके जाएगा। ओके सर। मतलब सर, मतलब कि हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी का पैकेट देना पड़ेगा, तो उससे कम देंगे तभी सर कुछ नहीं होगा, उससे ज्यादा देंगे तभी कुछ नहीं होगा, मना कर देगा कि मुझे नहीं चाहिए। हाँ, जितना अमाउंट ऑफ पैकेट आपको रिक्वायर्ड है उतना ही आप एनर्जी पैकेट आप दोगे वो ऊपर पहुंचेगा। तो बाकी पैकेट्स के लिए वो मना कर देगा। लिखिए, इसमें एक थ्योरी थोड़ा सा लिख लीजिएगा। इफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम when get excited to a higher energy level, it stays there for for 10 to the power minus 8 second and falls back to ground state during which it emits radiations of different wavelength, which are obtained as just take it. Thank you. चलिए अब हम एक डेरिवेशन पढ़ते हैं, समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास n इक्वल टू किसी n2 लाइन में ये प्रेजेंट था इलेक्ट्रॉन हमारा हायर स्टेट पे, और n इक्वल टू n1 लाइन में जंप करके आ रहा है। ठीक है, इसमें एनर्जी कितनी दे होगी, तो इसको E2 नाम दे दिया, यानी कितना रहेगा -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इसको हमने अगर E1 नाम दे दिया तो क्या रहेगा -13.6 Z²
n1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो अगर डेल्टा ई की बात करेंगे तो कितना होता है, तो डेल्टा ई मतलब ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। इसमें ई फाइनल क्या है, E1 माइनस इनिशियल क्या है, E2। ठीक है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, फाइनल कहाँ पे जम कर क्या है, E1 में, इनिशियल में कहाँ पे था, E2 में था। यानी E1 में एनर्जी कितनी हुई, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, n1 स्क्वायर प्लस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, इसमें से 13.6 Z स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या है 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। यहाँ इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, hc बाई लैम्डा। ठीक है, यहाँ से इसको और सॉल्व करते हैं, h और c कांस्टेंट की वैल्यू जब आप, तो स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं है सर, स्क्रीन क्लियर नहीं है बिल्कुल। हो गई सर, क्लियर हो गई। ये से क्लियर हो गई। ठीक है, इसमें की वैल्यू जो पुट करते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू एक आती है, वो आपको याद रखना है, इसको रिडबर्ग फॉर्मूला कहते हैं। वो आता है r इंटू जेड स्क्वायर, या फिर पहले लिख लो आप hc इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन 13.6 h को आप जूल में लिख लो। नहीं है, रुक रुक क्या आ रही है, 13.6 एक कांस्टेंट वैल्यू है। आपकी वीडियो सब रुक रुक के आ रही है सर। क्या हुआ बेटा, क्यों रुक रुक के आ रही है सर? आ रही है सर, स्क्रीन और वो दोनों। मेरे स्पीड तो चलिए बेटा, अभी क्लियर दिख रही है स्क्रीन? नो सर। अच्छा, आधे लोग को ठीक हो गया, ठीक है, चलिए। इससे सही हो गई। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पुट करते हैं अगर, ठीक है, तो जो फाइनल इक्वेशन बनती है वो मैं सीधा लिखता हूँ, उसको हम रिडबर्ग फॉर्मूला कहते हैं। उसका फॉर्मूला रिडबर्ग फॉर्मूला कहते हैं। 1 बाय लैम्डा क्या होता है, वेव नंबर, यानी वेव नंबर इज इक्वल टू, या फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको ऐसे लिखते हैं 1 बाय लैम्डा। इसकी वैल्यू आती है r इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। सर r कैसे आ गया? बेटा r एक कांस्टेंट है, इसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू लिख देता हूं। ओके सर, और hc की वैल्यू हम 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखेंगे। इसकी वैल्यू hc हाँ, hc 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एनएम। नहीं, हमने नैनोमीटर में नहीं कैलकुलेट करते बेटा, इसकी वैल्यू दूसरे फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आती है, अगर आपने r की वैल्यू 1.01 into 10 to the power 7 होता है, अगर आपने मीटर इनवर्स में वैल्यू यूज की है, ठीक है, और r की वैल्यू 1.01 into 10 to the power 7,
ठीक है 1.1 into 10 की पावर 7। और अगर आपने मीटर इनवर्स में यूज किया है इसकी वैल्यू 1096.577। हाँ 10 ये होती है सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ सबका सब अब SI यूनिट में चलेगा। ठीक है यहाँ से लैम्डा आप निकालोगे तो मीटर में आएगा। हेलो सर। हाँ जी सर वो ऊपर से थोड़ा क्लियर नहीं हुआ सर, वेव नंबर से लेकर। बेटा जो यहाँ पे आपके कांस्टेंट की वैल्यू थी ये डिराइव किया था इसके आगे रिडबर्ग ने डिराइव किया था। ठीक है ये फॉर्मूले का यूज करके रिडबर्ग ने डिराइव किया था वेव नंबर की वैल्यू। तो जो यहाँ से कांस्टेंट आता है 13.6 अपॉन hc इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल और मीटर पर सेकंड में c की वैल्यू रख दो। जो सॉल्व होने के बाद वैल्यू बनती है उसे हम r एक कांस्टेंट से हमने रिप्लेस कर दिया। इस r कांस्टेंट को हम कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। अगर आप लैम्डा की वैल्यू मीटर में लेके आओगे ठीक है या फिर r की वैल्यू आप मीटर में रखते हो जब मीटर की यूनिट के अकॉर्डिंग तब आप कांस्टेंट क्या रखोगे 1.1 into 10 की पावर 7। इसमें आंसर क्या आता है मीटर में लैम्डा आएगा। अगर आपने r की वैल्यू 109677 रखा है तो आपका लैम्डा सेंटीमीटर में आता है। ठीक है सर उसके एक डाउट था बाद एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कीजिएगा। ओके सर। सर। हाँ जी सर डेल्टा ई सर E2 माइनस E1 होगा ना सर, आपने E1 माइनस E2 करा है। बेटा डेल्टा ई का मतलब होता है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। डेल्टा ई का मतलब ये होता है वो हमेशा E2 माइनस ओके सर E1 ओके नहीं ओके ठीक है। जब हम नीचे से ऊपर भेजेंगे तब E2 माइनस E1 होगा। हेलो सर। हाँ जी अब जो सर ये निकला है आपने जो पहली यूनिट थी सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो तो सर उसमें लगा दी रेडबर्ग कांस्टेंट में। हाँ बिल्कुल मैंने कहा तो सबको SI में पुट कर दो। और सर अब जो न्यू की जो वो होगी यूनिट वो क्या लिखेंगे हम? मीटर ये रहा ना। ओके सर। सर हाँ जी जैसे आपने डेल्टा ई किया है तो E2 माइनस E1 होना चाहिए ना, क्योंकि फोटोन तो तभी एमिट होगा जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा। बेटा डेल्टा ई E2 माइनस E1 नहीं होता है। E2 माइनस डेल्टा ई का मतलब होता है ई फाइनल किसी का भी आप डेल्टा अगर लिखते हो इसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ठीक है फाइनल कहाँ जम करके गया E1 में गया है, पहले कहाँ था E2 में था। ठीक है अगर आप E1 माइनस E2 रख दोगे लैम्डा की वैल्यू निगेटिव आएगी। सॉल्व करके देख लेना। नहीं सर 1/n2 है तो n2 की वैल्यू तो ऑर्बिट की ज्यादा होगी और उसका इनवर्स का स्क्वायर तो कम होगी ना 1/n1 स्क्वायर से। सर हाँ हाँ समझ गया सुन गया। अगर डेल्टा ई इक्वल टू अच्छा सॉरी फॉर्मूला आपका सही है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे माइनस hc बाई लैम्डा आता है। ठीक है यहाँ माइनस hc बाई लैम्डा आता है एमिशन वाला दिखाने के लिए। ठीक है इस डेल्टा ई की वैल्यू माइनस hc बाई लैम्डा दिखाते हैं। अब सही आएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है ये माइनस का साइन लगाया एमिशन दिखाने के लिए। ओके सर। अरे एमिशन दिखाने के लिए माइनस का साइन क्यों लगाया? बेटा एनर्जी जब हम एमिशन दिखाते हैं ठीक है जैसे मान लो टॉप से इधर से यहाँ आया तो एनर्जी क्या होती है एमिट होती है। तो एनर्जी की वैल्यू हम नेगेटिव में दिखाते हैं जो एमिट होने के बाद एनर्जी बाहर निकलती है और जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम पॉजिटिव में दिखाते हैं। ओके सर। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलो सर इसका मतलब तो ये जो माइनस है वो स्टार्टिंग से ही होगा ना सर?
क्या होगा? नेगेटिव साइन तो स्टार्टिंग से लगाएंगे ना सर फिर? हाँ, यहाँ स्टार्टिंग से लगा -hc/λ -1/λ, फिर वैल्यू नहीं सर, इससे ऊपर नहीं लगाएंगे? नहीं, डेल्टा ई में क्यों लिखोगे? क्यों सर? बेटा डेल्टा ई का मतलब आपको फाइनल रिप्रेजेंटेशन है एक डेल्टा ई। चेंज क्या हुआ है? तो हमने बताया चेंज एमिशन वाला हुआ, तो डेल्टा ई की वैल्यू निगेटिव में आप लिखोगे। ओके सर। सर अगर डेल्टा ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी तो अपने आप ही एमिशन हो जाएगा, नेगेटिव लगाने की क्या जरूरत है? बेटा डेल्टा ई की वैल्यू निगेटिव में लिखा है, जिसका मतलब हम वेरिएबल में यूज कर रहे हैं ना अभी। डेल्टा ई अभी आपका वेरिएबल है, ठीक है। फाइनल में आता -hc/λ के साथ कंपेयर करते, तो आप ये जो वैल्यू निकालोगे ना, ये अपने आप निगेटिव में आएगी। इसलिए मैंने इसको -hc/λ पहले से वेरिएबल की टर्म में लिखा है। हमें मतलब लैम्डा से था, ठीक है। सिर्फ एनर्जी से मतलब होता तो मैं यहाँ तक छोड़ देता, ठीक है। आना होगा एनर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव, जो भी आना होगा आ जाएगी। हमें क्या, हमें डील करना था लैम्डा के साथ में। तो एनर्जी आप फिर चेक करोगे कि एमिशन वाली है कि एब्जॉर्प्शन वाली है, कि लैम्डा नेगेटिव नहीं हो सकता ना। चलिए सर हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे इसको फॉर्मूले? नहीं सॉल्व करेंगे इसको, आगे भी अलग अलग सीरीज वाली लाइन पढ़ेंगे तब सॉल्व करेंगे। देखिए सब, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा हायर एनर्जी स्टेट में है, डायग्राम बनाने के लिए पास हो गया, दूर दूर जाएगा। ये n = 1 वाली लाइन है, ये n = 2 वाली लाइन है, ये n = 3 4 5 6 7 एंड अप टू जहां तक जो लास्ट लाइन है वो इनफाइनाइट भी कंसीडर कर सकते हैं। सर इनके बीच में सेम गैप नहीं है? बेटा हर चीज को क्यों काटते हैं की बात, जब हम लोग को पता है कि नहीं गैप है, तो या बोर्ड पे मैं स्केल से नाप के थोड़ी बनाऊंगा। हम लोगों ने पढ़ लिया कि n = 1 और 2 के बीच में सबसे ज्यादा गैप होता है, फिर 2 और 3 में कम होता है, 3 और 4 में और कम होता है, 4 और 5 में और ज्यादा कम होता है। बना देता हूँ सर नहीं 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 सर, सही है, ठीक। समझ गया। हम इसी के वो डिस्कस कर रहे हैं ना बेटा। ये तो हम लोग को पता हो गया है, अब जो चीज मुझे जहाँ बतानी थी वो मैंने बता दी थी, ठीक है। n = इनफाइनाइट की टर्म तक लास्ट वाली लाइन गई, ठीक। अब किसी भी पॉइंट से अगर आपका इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए इस हाई एनर्जी स्टेट में, किसी भी स्टेट से, हमें नहीं पता 7 में 8 में, किसी भी स्टेट से 6 5 4 कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन 1 में जंप करता है, मान लीजिए मैं 7 से जंप करा रहा हूँ, सीधा 1 में जंप करे, या फिर उससे ज्यादा की एनर्जी से लेकर के सीधा 1 में जंप करे, या फिर मान लीजिए 6 से लेके 1 में आए, 5 से 1 में आए, 3 से 1 में आया, 4 से वाला भी इंक्लूड कर लेना, मैं 4 वाला छोड़ नहीं रहा हूँ। 3 से 1 में गया, 2 से 1 में गया, किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से n = 1 में जंप करके आता है, तो इसको हम लाइमन सीरीज की लाइंस कहते हैं, ठीक है। बस अब ध्यान से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करके एक n = 1 में आया है, तो जिस सीरीज की लाइन एमिट करता है उसको हम लाइमन सीरीज की लाइन कहते हैं। अब मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ, जब भी लाइन की बात करूंगा इसका मतलब एनर्जी की बात करता हूँ। किसी भी हायर स्टेट से सीधा n = 1 में अगर जंप करता है, तो जो एनर्जी वो एमिट करेगा वो एनर्जी किसकी लाइन, किस सीरीज की होगी, लाइमन सीरीज की होगी, ठीक है। अब किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से n = 2 में जंप करता है, ठीक है। तो n = 2 में जब जंप करेगा, तो इसका मतलब कौन सी सीरीज की लाइन होगी, बामर सीरीज की लाइन होगी, ठीक। किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से
n इक्वल टू 3 में अगर सीधा जंप करता है, इसमें भी अलग अलग एनर्जी निकलेगी। ये किस सीरीज की लाइन होती है? इन्हें हम पास्टन सीरीज की लाइन कहते हैं। ठीक है, किसी भी अदर हाईएस्ट एनर्जी स्टेट से n इक्वल टू 4 में अगर जंप करती है, इसको हम ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज की लाइन n इक्वल टू 4 में जंप कर गया है। किसी भी हाई एनर्जी से n इक्वल टू 5 में जंप करे किसी भी पॉइंट से, तब हम उसको फंड सीरीज की लाइन कहते हैं। 1 2 3 4 5, एक और रहेगी। किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से n इक्वल टू 6 वाली में अगर जंप करता है, तो 6 वाले को हम हम्फ्रीज कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फिर मैं टेबल पे बनवा देता हूँ इसे। सर ये नाम किसने दिए? हाँ जी, हाँ बेटा नाम है। लास्ट वाली चीज का नाम क्या है? हम्फ्रीज। हाँ हम्फ्रीज। ये आपको HUMFRIES भी लिखेगा, या फिर आपको इस टाइप की एक और स्पेलिंग मिलेगी, HUMPHERY। ये भी नाम मिल जाएगा। सर वो थर्ड वाला पास्चर है या पास्चन है? पास्चन है, PASCHEN, पास्चन। पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, इसका P साइलेंट है, और वो हम्फ्रीज है, हम्फ्री सीरीज। HUMPHERY। ये वाला दूसरा वाला स्पेलिंग रहने दे, अच्छा लग रहा है। HUMPHERY, हम्फ्री। सर फोर्थ वाली सर स्पेलिंग बता दो सर, दिखाई नहीं दे रहा ढंग से। PFUND। सर नो सर, नीचे से फोर्थ। ब्रैकेट। वो ब्रैकेट है। तो स्क्रीन ब्लर हो गई सर। बेटा बुद्धि देख के लिए भी स्क्रीन ब्लर हो। ठीक है, सबसे पहले आप लोग होमवर्क लिख लीजिए, 36 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपको लाना, अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 36 तक। अच्छा, ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, चलिए ठीक है, अच्छी बात है फिर तो।
एटॉमिक स्ट्रक्चर की ना सर, हाँ जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर की। वो तो हो गए। सर क्वेश्चन नंबर 36 36 तक। सर डाउट। इसमें डाउट? नो सर उसमें एटॉमिक वाले। ठीक है, वो मैं ले लूंगा डाउट। चलिए अब इसमें मैं अलग अलग मैंने लिखाया था उसको लिखा देता हूँ। सबसे पहले लाइनमैन सीरीज था, ठीक है। लाइनमैन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, n2 की वैल्यू 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। तो वो किस लाइन में आएगा? लाइनमैन सीरीज में आएगा, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा रहता है? यूवी स्पेक्ट्रम रहता है, अल्ट्रावायलेट वाला, लाइनमैन सीरीज में, ठीक है। बामर सीरीज में क्या होता है? यूवी स्पेक्ट्रम रहती है और n2 की वैल्यू 3 4 5 6 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। इसमें विजिबल रीजन में रहता है ये। तो यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, नहीं ठीक है। सर, किस चीज में यूवी स्पेक्ट्रम? हाँ जी, यूवी रीजन स्पेक्ट्रम में, यूवी रीजन REGION, जो मैंने आपको रीजन शुरू में लिखाया हुआ ना कि ये लाइन की वेवलेंथ इससे इसके बीच में होती है, वो वाला यूवी रीजन, ठीक है। विजिबल के लिए लैम्डा लिख लीजिएगा। जनरली लैम्डा की वैल्यू 4000 से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, ठीक है। या फिर कई जगह आपको ये भी लिखा मिल जाएगा 3800 से लेके 7800। विजिबल रीजन के लिए लैम्डा ही होता है, ठीक है। ये बामर सीरीज हो गया। देन क्वेश्चन Humphreys LBEB ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू 4, n1 की इक्वल टू 3, n2 इक्वल टू 4 5 6 इनफाइनाइट तक। इसमें n2 की वैल्यू 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट तक। उसके बाद फंड, इसके लिए n1 की वैल्यू 5, n2 की वैल्यू 6 7 8 से लेकर इनफाइनाइट तक। और देन लास्ट में हम्फ्रीज, इसकी लाइन n1 इक्वल टू 6 पे आना चाहिए और n2 की वैल्यू 7 8 से लेकर के इनफाइनाइट तक। और ये सारे के सारे रीजन IR वाले होते हैं। IR का मतलब इंफ्रारेड। चलिए ओके डन, बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।